ये जो टूर्नामेंट यानी कि T20 वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफाई, उसके अंदर नेपाल ने कई उपलब्धियां हासिल करी हैं। जरूर हमारे पास ट्रॉफी नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि सबसे बेस्ट प्रदर्शन करते हैं इस पूरी की पूरी श्रृंखला के अंदर या इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर। नमस्कार, मैं PM DNA सिंह और आप देख रहे हैं कमाल है यार। एक्चुअल में नेपाल ने कई ऐसे अचीवमेंट हासिल करे हैं जो कि उनके यहाँ पे तैयारी के लेवल को बढ़ाने के लिए और उनके मोटिवेशन को हाई करने के लिए काफ़ी है। वैसा देख सकते हैं कि इस लास्ट के मैच के अंदर जो घटना घटी उस दुख को नहीं भुला सकते, लेकिन उसके बावजूद हम ऐसा कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नेपाल के प्लेयर्स, नेपाल के बॉलर्स, जिनके लिए ये उपलब्धियां हैं, जिनको ये अवार्ड मिले हैं और जिनके लिए कई ऐसे प्राइज यहाँ पे दिए गए हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इन जो बैट्समैन हैं उनके जहन में रहेगी। और कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि ओमान को नहीं हरा पाया तो क्या वर्ल्ड कप खाक जीतेगा। अलग बात होती है, क्योंकि ओमान को नहीं हरा पाया ये अलग बात है, बिकॉज ओमान के दोनों मैच थे वो एकदम कांटे की टक्कर थी, और टक्कर के मैच के अंदर किसकी जीत हो जाए किसी को नहीं पता होता। और एक्चुअल में दूसरा मैच जो कि कुछ एक हमारी गलतियों की वजह से रह गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कमबैक करा, यानी कि हमें आता है ये सब कुछ करना। उसके बावजूद भी हमने कुछ ऐसी चीज़ें रखी, जैसे कि गलत डिसीजन लिया हमने सुपर ओवर के अंदर जो कि नहीं लेना चाहिए था। यानी कि हमारी एबिलिटी है ओमान को हराने की, कहने का मतलब हम आसानी से हरा सकते हैं ओमान को, लेकिन उस एबिलिटी को हमने एग्जीक्यूट सही से नहीं करा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी, और हमारी इसी गलती की वजह से हम कहीं ना कहीं ये मैच हारे हैं, और यही सत्य है। अब चलिए जिक्र करते हैं कि किस तरह से ये सफर रहा यहाँ पे पूरा का पूरा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से पहला मैच सोचा, उसके अंदर एक ओपनर आसिफ शेख और कुशल भुटेल, जिनके ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह थे, जिसमें से कुशल भुटेल पर काफी ज्यादा प्रश्न उठ रहे थे, क्योंकि उन्होंने ट्राईएंगुलर सीरीज के अंदर मात्र एक मैच जो कि फाइनल मैच था और उसके अंदर रन बनाए थे, बाकी किसी मैच में रन नहीं बनाए थे। और इससे पहले भी कुशल भुटेल का कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं था इस पूरे साल के अंदर। लेकिन ऐसा किसने सोचा था कि एक बार इनके बल्ले से 50 निकल गई तो फिर 50 निकलेगी। कुछ ऐसा ही हुआ इस टूर्नामेंट के अंदर। पूरे टूर्नामेंट के अंदर कुशल भुटेल छाए रहे, मात्र एक मैच को छोड़कर, और कभी 50, कभी 40, कभी 65 ऐसे करके उन्होंने स्कोर करा, जो कि वास्तव में प्राउड करवाता है। ना केवल ये प्राउड करवाने की बात है, जबकि वो बेस्ट बैट्समैन भी रहे हैं इस पूरी श्रृंखला के। और कहें कि अक्टूबर के महीने के अंदर और नवंबर के महीने की शुरुआत में सबसे बेस्ट कोई खेला है तो वो कुशल भुटेल खेला है। और यही चीज मैं बताना चाह रहा था आपको कि कुशल भुटेल का इस तरह से फॉर्म के अंदर आना, कुशल भुटेल का इस तरह से बेस्ट यहाँ पे बैट्समैन के तौर पर अवॉर्डेड होना, ये नेपाल की सबसे बड़ी पॉजिटिव जीत है। ये नेपाल के लिए सबसे बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि हमें आगे भी चलकर काम करने हैं, हमें आगे चलकर इससे भी बड़े मुकाम को हासिल करना है। और हमारा ओपनर जिससे हमें उम्मीदें हैं, जिससे हम ऐसे कह सकते हैं कि पूरी की पूरी नीयत लगाए बैठे हैं कि हमारा ओपनर अगर सही से चलेगा तो हमारे पास मिडल ऑर्डर अच्छा है, हमारे पास लोअर मिडल ऑर्डर अच्छा है, और हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो कि कामयाबी की एक और राह को दिखाता है। बाकी करण केसी की अगर बात कर लें, बैटिंग के अंदर अच्छा कर रहे हैं और बॉलिंग के अंदर भी अच्छा कर रहे हैं। बाकी संदीप लामिछाने, दीपेंद्र सिंह एरी का जाना कहीं ना कहीं इस जो टूर्नामेंट है उसका पलटवार था, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि अगर दीपेंद्र सिंह एरी उस टाइम होते फाइनल के अंदर तो शायद इस स्कोर को 200 से ऊपर पहुंचाया जा सकता था, क्योंकि वो एक रियल में तूफानी प्लेयर हैं। और इस समय जिस समय गुलशन झा इस तरह की 50 लगा रहे थे, तो आप सोच सकते हैं कि दीपेंद्र सिंह एरी भी बहुत कुछ कर सकते थे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।